सफर शुरू हो गया, हम सफर तू हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स ग्रो में। इस बार हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई बुक के साथ। इस बुक का नाम है डार्क हॉर्स यानी छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम का मतलब ये होता है कि कोई आपको कुछ नहीं दिख रहा, शांत है, लेकिन वो अंदर अंदर पढ़ाई करता है, एक दिन नेता बन जाता है या कुछ ऐसा काम कर दिखाता है जो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिसकी लोगों को जिससे आशा नहीं होती, वो जब ऐसे काम करके लोगों को दिखा देता है उनकी आशा से परे, तो कहते हैं भाई ये तो कुछ था नहीं यार, लेकिन आज इतना ऊंचा अमीर आदमी बन गया यार, इतना बड़ा आदमी बन गया। इसको कहते हैं छुपे रुस्तम। तो ये कहानी है एक आईपीएस की, जो कि हम जैसे आप लोगों की तरह आम फैमिली से होता है, आम परिवार से होता है, और एक आईपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली वजीराबाद जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आईपीएस 2 साल 3 साल तैयारी कर लो, कुछ तो इतने महान होते हैं 6 महीने 3 महीने में तैयारी करवा देते हैं और कहते हैं बस आईपीएस निकल जाएगा। लेकिन आईपीएस असली जिंदगी में क्या होता है, कान से धुआं निकल जाता है आईपीएस पढ़ने में। तो आईपीएस एक होता क्या है, आईपीएस की जिंदगी क्या है। सब सुनते हैं भाई 50 हजारों पुलिस वाले पीछे पीछे चल रहे हैं, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, जिसको चाहता है उसको डांटता है, जिसको चाहता है जो कहता है। भाई मतलब एक कानून के दायरे में रह करके वो लोगों को हटा सकता है, उनकी नौकरी से उनको हटा सकता है। लेकिन इतना पावरफुल वो क्यों होता है, क्या होता है, कितनी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें सिर्फ आईपीएस दिखता है। हमें सिर्फ उसका पावर, सिर्फ उसका आईपीएस का जो एक लोगो होता है बस वो दिखता है, लोग उससे डरते हैं। लेकिन आईपीएस की असली जिंदगी क्या होती है, वो भी बर्तन धुलता है रूम में रह करके। जैसे आज आप या मैं दिल्ली में जाऊं, बर्तन धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं। सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतों को आज हम देखेंगे, एक आईपीएस की जिंदगी देखेंगे कि आईपीएस की जिंदगी असल में होती क्या है, आईपीएस असल में होता क्या है। आज मैं आप लोगों को एक आईपीएस की जिंदगी से रूबरू कराऊंगा कि एक आईपीएस आखिर होता क्या, उसे क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स, क्या परेशानियां होती हैं। जो ये बुक है डार्क हॉर्स, इसके लेखक हैं हमारे भैया नीलोत्पल मरगनाल जी, जो इस बुक को लिखे हैं, जो स्वयं एक आईएएस की तैयारी करते थे। स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी की शुरुआत होती है एक मर्म सुबह के साथ यानी इस कहानी की शुरुआत होती है एक मर्म सुबह के साथ। ये कहानी को मैं आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। ये कहानी थोड़ी सी लिखी गई है, यानी जो कैरेक्टर है, यानी मेन जो हीरो है कहानी का, वो शायद बिहार से है, जो बिहार से, इसलिए इस कहानी में थोड़ा ना थोड़ा कहीं कहीं पे बिहारी भाषा आ जाती है। मैं भी आप लोगों को बिहारी में बोल के बताऊंगा। बिहारी यानी हमारी प्यार की भाषा है, मजा तो आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक गांव से स्टार्ट होती है, गांव की मर्म सुबह से, यानी लचीली सुंदर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज जब होती है तब ये कहानी धीरे से उतरती है और स्टार्ट हो जाती है। तो भाई क्या होता है, एक रहते हैं विनायक बाबू बढ़िया 4:30 बजे जल्दी 4:30, ये तो 5 बजे रहते हैं, जल्दी भाई चाप नल पर होते हुए, प्राइमरी जो स्कूल होता है गांव पे अक्सर वहीं पे चाप नल लगे होते हैं, तो जल्दी दौड़ के जाते हैं भाई खर नहाने के लिए। सोचते हैं अब नहा लिया जाए जल्दी से, निकल जाते हैं वहीं पे अपनी बाल्टी मग्गा और साबुन लेकर के। तो वहीं नल पर पहले से एक बैठे रहते हैं मगनू दादा को यहाँ पर दा कहा गया है। आप लोग समझे, मैं बता रहा हूँ बिहारी है, थोड़ा समझने का प्रयास करें, मजाक हुआ है कि बिहारी यानी हमारी। तो क्या होता है, एक मगनू दादा रहते हैं। जब मगनू दादा रहते हैं तो वो पहले से वहां पे दतून खर माल घिसे रहते हैं भैया, क्योंकि मंजन कोलगेट दंत कांति जितना भी होता है ये सब शहरों का प्रोडक्ट होता है। गांव में तो भैया किसी को बम्बूर की जड़ मिल जाए या किसी को दतून मिल जाए, लटजीरा एक आप समझते होंगे जो छोटे छोटे उसमें कांटे होते हैं, जीरा वीरा तरीके का होता है, उसकी दतून सब मतलब देसी काम होता है। रंग कोई तो बालू से मंजन करे ले रहा है, मतलब गांव का ये कल्चर है। गांव में ये होता है कि काम चल रहा है बस ठीक है। तो वहीं पे मगनू दादा बढ़िया मंजन करते हैं। तो विनायक बाबू पहुंचते हैं, कहते हैं का हो मगनू भाई, थोड़ा सा नल चला दो तो हम तहीं से अपन शरीर खरखरा के धो ले जल्दी। तो मगनू दादा बढ़िया सा नल चलाने लग जाते हैं और विनायक बाबू नहाने लगते हैं। तो वही दूर खेतों से एक आते होते हैं ठाकुर जी, जो प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक होते हैं।
तो कहते हैं, का हो विनायक बाबू, बड़ा जल्दी जल्दी नहाता, कहीं जतरा यानी कहीं जा रहे हो? तो विनायक बाबू कहते हैं, हाँ हाँ भाई, लड़का यहीं बीए हमारा कर लिया है, बीए यही भागलपुर यूनिवर्सिटी से कर लिया है। अब सोचता है कि ज्यादा डिग्री एमए पीएचडी इकट्ठा करके क्या मतलब है, दिल्ली निकल जाएंगे, 3 साल आईपीएस की पापा तैयारी करेंगे और आईपीएस बन जाएंगे। तो वो अपना सपना पूरा करने के लिए आईपीएस दिल्ली जाना चाहता है आईपीएस बनने के लिए। सो उसी खातिर ट्रेन है सुबह 8 बजे की, तो उसको छोड़ने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। तो भाई जो ठाकुर जी रहते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि यार सही बात है यार, मान लो आप या मैं या मेरे भैया या कोई भी परिवार में आईपीएस की तैयारी करने के लिए जाए, तो पापा मम्मी या परिवार के लोग, पड़ोस के लोग जो आपका भला चाहेंगे, जो आपसे प्यार करते होंगे, वो खुश हो जाते हैं कि यार सही बात है, ये आईपीएस बन गया तो हमारा भी भौकाल बन जाएगा, इसलिए लोग खुश हो जाते हैं। तो वो भी क्या करते हैं भाई, खुश हो जाते हैं। जो ठाकुर जी रहते हैं, वो अध्यापक रहते हैं फिलहाल, जब खुश हो जाते हैं तो बधाई देते हैं कि भाई बहुत सही यार, अगर 3 साल लड़का मेहनत करके पढ़ देगा हौंक के तो आईपीएस बन जाएगी। जो आईपीएस बनते हैं, मैं आपको उनका नाम बता दूं, अभी तक नहीं बताया, उनका नाम रहता है संतोष जी। अब बार बार संतोष जी तो बोल नहीं पाएंगे, जैसे इतिहास में चाणक्य जी या अशोक जी नहीं बोल पाते, सीधा उनका नाम लेते हैं कैरेक्टर का, क्योंकि लोगों के अंदर जो कैरेक्टर का नाम लेने से यह असर अच्छा पड़ता है। सो मैं भी आपको इसी तरीके से बता रहा हूं। तो जो ठाकुर जी रहते हैं, कहते हैं कि कोई मास्टर बन जाए या बैंक में लग जाए या कुछ भी फोर्स कहीं भी चला जाए, तो सिर्फ वो अपना परिवार सुधार पाता है। लेकिन अगर 3 साल हौंक के पढ़ाई कर दिया तुम्हारा लड़का, तो आईपीएस अगर बन गया तो पूरा 10 पीढ़ी को तार देगा, यानी सुधार देगा। तार देने का मतलब है कि सुधार देगा, यानी बना देगा 10 पीढ़ियों तक। इतना वो कमा लेगा, यानी इतना रुतबा कमा लेगा कि 10 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकेंगी, आराम से उस पथ पर चल के वो भी आईपीएस बन सकेंगे। अब विनायक बाबू गौ खुश कि यार बात तो सही कह रहे हैं आप। तो वो लड़कवा को अपने तैयारी करने के लिए जल्दी धीरे धीरे करके, जैसे होता है गांव में, क्या होता है कि लोग बात करते करते घर तक आ जाते हैं। तो ठाकुरदा और मगनू दादा सब बढ़िया विनायक बाबू के साथ बात करते करते बढ़िया बाल्टी साबुन सब लिए, बाल्टी में डाल करके मग्गा वग्गा घर तक निकल जाते हैं। जब घर तक निकल जाते हैं तो क्या करते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं कि हम जा रहे हैं। तो अरे विनायक बाबू कहते हैं, अरे भैया रुको यार, थोड़ा चाय वाय पी लो। तो अब सुबह की चाय मना कैसे करें, वैसे भी गाँव में चाय का महत्व अलग ही होता है। तो जो विनायक बाबू रहते हैं कहते हैं चाय पी लो। तो ठाकुर जी कहते हैं लाओ अच्छा चाय पी लेते हैं, क्योंकि भाई इतना अच्छी बात है कि लड़का आईपीएस की तैयारी करने के लिए बाहर जा रहा है, मुंह मीठा करना तो बनता है। और जब ये सब होता है, चाय पीते रहते हैं, धीरे धीरे चाय पीते हैं और कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, मेरे स्कूल का टाइम हो गया, मैं भी यार एक अध्यापक हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां हैं। सो जल्दी से निकल जाते हैं। अब जो विनायक बाबू रहते हैं बढ़िया जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। जो इनकी माँ रहती है संतोष जी की, इनका नाम होता है कमला देवी, ये भी जल्दी जल्दी परेठा नाश्ता तैयार करती हैं और सारे कपड़े सब चीजें तैयार करके एक बैग में भर देती हैं। संतोष भी अपनी एनसीईआरटी की किताबें जो खरीदता है यहाँ पढ़ता है, क्योंकि उसका सपना पहले से रहता है, जूते चप्पल मोजा चार्जर जितनी भी जरूरत की सामान होती है, जितनी उसको इम्पोर्टेंट लगती है, सारी बैग में भर लेता है। सोचता बार बार वहां कौन खरीदेगा, क्या करेगा, ये वो, तो सारी चीजें अपने उसमें डाल लेता है। जब डाल लेता है बैग में तो विनायक बाबू वहीं दूर खड़े देखते हैं और मुस्कुराते रहते हैं कि यार बेटा हमारा जिम्मेदार हो रहा है यार, लगता है एक आईपीएस की जिंदगी, इसके अंदर एक आईपीएस का गुण है यार, ये आईपीएस बन जाएगा। तो बढ़िया विनायक बाबू भी सोचते हैं और वो भी संतोष लगा रहता है, जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान पैक करता है। जो माँ रहती है वो भी बेटे के पास आती हैं और भाई जो विनायक बाबू रहते हैं नहा धो तैयार होते हैं, ले जाके गाड़ी बाहर अपनी साफ वाफ करते हैं, क्योंकि जो बाहर जाया जाता है तो साफ आके संतोष की जो माँ रहती है उसे दही और शक्कर खिलाती हैं और चंदन वंदन लगा देते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसी परंपरा है कि इन चीजों को शुभ माना जाता है, यानी शुभ कहें तो पवित्र, यानी अगर ये लगा लेंगे तो आपके साथ कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसकी माँ भी, संतोष की जो माँ रहती है उनका नाम कमला देवी है, मैं आपको बार बार बता दूं कमला देवी है, और विनायक बाबू उनके पिता हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से सब चीज लगा देते हैं, दही वही खिला देते हैं, यानी जतरा माना जाता है, जतरा यानी शुभ की शुभ होता है, ऐसे करके मतलब सब चीज उनको खिला देती हैं। और बढ़िया विनायक बाबू घर घर आके गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, घर घर कर कर गाड़ी स्टार्ट। भाई हीरो होंडा रहती है, थोड़ी सी कहानी पुरानी इसलिए गाड़ी हीरो होंडा रहती है, अभी की होती तो अपाची होती, R1 होती या KTM वगैरह कुछ भी होता, लेकिन उस समय की है तो हीरो होंडा गाड़ी बाबू स्टार्ट कर देते हैं। जब स्टार्ट कर देते हैं तो जो माँ रहती है वो जल्दी से बैग वैग, संतोष अपने बैग वैग उठा करके गाड़ी में रख लेते हैं। माँ अपनी अटैची में चुपके से कुछ पैसे जो छुपा कर रखती है
निकाल कर लाती है और संतोष को चुपके से पकड़ा देती है। ले बेटा, कहती है लो बेटा, तुम्हें रास्ते में काम आएगा, अगर आगे कोई दिक्कत हो परेशानी हो फोन करना, ये वो करके विदा लेते हैं। थोड़ा सा माहौल नम हो जाता है, माँ रोने लग जाती है। जब माँ रोने लग जाती है, थोड़ा सा माहौल नम हो जाता है तो संतोष भी रोने लग जाता है, पिता भी थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन अब दूर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दूर जाए कुछ नहीं होता। अगर अपने सपनों को पाना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। यार अभी नहीं जाओगे, कमाने जाना पड़ेगा, घर में थोड़ी ना बैठे बैठे कुछ मिलता है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो भी काम करता है, तो हमारे पास तो, या उनका बड़ा गरीब फैमिली तो उनके पास तो उसको तो जाना ही था। तो वो भी निकल जाते हैं। अब जब रास्ते में जाते हैं तो एक मिठाई की दुकान होती है, तो विनायक बाबू वहीं पे गाड़ी खट्ट से खड़ी कर देते हैं। कहते हैं का हो दादा, 1 किलो मिठाई ताई से पेड़ा पैक कर दिया। तो वो क्या करते हैं कि 1 किलो बढ़िया पेड़ा ताजा मस्त पैक करवाते हैं। कहते हैं कि ये पेड़ा अब दिल्ली जाएगा, सो ताजा पेड़ा रखिएगा। तो ताजा पेड़ा बढ़िया 1 किलो पैक कराते हैं और रेलवे स्टेशन के लिए पैक पेड़ा वेड़ा पैसा वैसा दे के निकल जाते हैं। जब रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही विनायक बाबू हर बार रेलवे स्टेशन का यानी प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लेते थे, लेकिन इस बार बेटे के साथ गए थे, सो बेटे पर गलत असर ना पड़े इसलिए वो टिकट खरीद लेते हैं। और कहता है, और धीरे से पिताजी के पैर छूता है और प्रणाम करता है, बाय बोलता है, ट्रेन में बैठ जाता है। तो जो विनायक बाबू रहते हैं वो कहते हैं बेटा हमारी खनान नहीं, पैसा लगाना हमारा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है, रिजल्ट देना तुम्हारा काम है, हम पैसे लगाने में कमी नहीं करेंगे, यानी तुम्हारी सुविधाओं में कमी नहीं करेंगे और तुम पढ़ाई में कमी मत करना। तो संतोष कहता है जी पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी दिल और जान से पढ़ाई करेंगे और आईपीएस तो बनेंगे एक दिन। और धीरे से बाय करके निकल जाता है। जब ट्रेन चल देती है, विनायक बाबू नम आंखों के साथ घर पहुंच जाते हैं। उस दिन घर का माहौल थोड़ा अजीब होता है, कोई खाना नहीं खाता क्योंकि अकेला बेटा होता है, वो भी दूर जा चुका है। खुश तो होते हैं सब, लेकिन थोड़ा सा नम माहौल होता है क्योंकि बेटा एक बाहर चला गया होता है, जिगर का टुकड़ा यानी दुलारा सब बाहर चला गया होता है। सो खाना तो नहीं खाते हैं, विनायक बाबू नहीं खाते। संतोष ट्रेन में बैठा रहता है, उसकी न जाने कब आंख लग जाती है। लेकिन जब दिल्ली के नजदीक पहुंचता है तो दिल्ली 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 चिल्लाने लग जाए। जैसे कानपुर स्टेशन आई या दिल्ली मुंबई कोई भी आया तो दिल्ली दिल्ली दिल्ली, कानपुर कानपुर कानपुर, मुंबई मुंबई, सब आदमी चिल्लाने लग जाते हैं भाई दिल्ली आ गया दिल्ली आ गया। तो वैसे वहां भी तो संतोष की झटके से नींद खुलती है, यार हुआ क्या। देखता है तो दिल्ली आ चुका होता है, वो अपने सपनों के शहर में पहुंच चुका होता है। झट से नीचे देखता है तो उसके जूते गायब। अब भाई नए जूते रहते हैं 3500 के, कहीं जाना होता है तो आप यहाँ जैसे पापा मम्मी से जिद करके भाई जूते ले दो, चप्पल कपड़े सब कर, वैसे वो भी जूते खरीदता बढ़िया, गोल्ड स्टार का 3500 का जूता बढ़िया महंगा खरीदता है। गायब यार, झट से उतर आता है, नीचे से ऊपर रहता है, स्लीपर में सोता है, नीचे कूद आता है, देखता है नीचे झुक वुक के जूता नहीं दिखते, बैग हटाता है, जूते बैग के पीछे रहते हैं। कोई पानी ढिका देता है, जूते गीले हो जाते हैं। सो संतोष को बड़ा मुस्कान खिल जाती है, चेहरे पे हंसी आ जाती है कि चलो जूते भाई कहीं नहीं गए, यही रखे हुए हैं। तो जूते पहनता वही गीले जूते, प्लेटफॉर्म से धक्का वक्का लगते लगते, अरे चाचा रुकिए रुकिए चाचा, चल रहे हैं उतर रहे हैं। लेकिन भाई दिल्ली में भीड़ का माहौल, हमारी राजधानी है, वहां पे तो वैसे सब लोग घूमने फिरने जाते हैं। दे धक्का, संतोष को ट्रेन से उतार देते हैं। संतोष भी उतर जाता है क्योंकि अब दिल्ली आ चुकी होती है। दे करके जब प्लेटफॉर्म से संतोष बाहर आता है, जब बाहर आता है तो वहां पे क्या होता है कि एक मेट्रो पूछना होता है, क्योंकि मेट्रो से वो विश्वविद्यालय जाता है। तो मेट्रो पे जब लाइन पे लगता है तो कहता है, एक चाचा रहते हैं, उनसे कहता है चाचा मेट्रो कहाँ है। तो कहते हैं अबे सामने है देख लेना। संतोष कहता है यार मैं चाचा कह रहा हूँ, अजीब बात कर रहा है यार। तो संतोष थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा शांत हो जाता है कि चलिए यहाँ का माहौल ही ऐसा होगा। जैसे जैसे करके बैग वैग उठा के भाई काफी झोला झंडी लेके जाता है तो निकल जाता है। जब झोला झंडी लेके अपना काफी सारा सामान लेकर के निकलता है और रेलवे स्टेशन यानी जो मेट्रो रहती है, दिल्ली में मेट्रो चलती है, वहां धीरे धीरे करके किसी तरीके से पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो लाइन में लंबी लाइन रहती है, लगा रहता है। एक बूढ़े चाचा रहते हैं तो उनसे कहते लाइए चाचा आपका सामान ले लूं। तो चाचा कहते हैं अबे चूती है क्या, तू मेरा सामान लेगा, अपना लेना गधे कहीं। तो यार संतोष झटिया ले कि यार चाचा ऐसे कह रहे हैं। इस बुक में थोड़ा सा अपशब्द भी है, क्योंकि जो कैरेक्टर हैं उनको जो उनकी जिंदगी में रियल में होता है वो दिखाया गया। सो मैं भी आपको रियल जिंदगी से वाकिफ कराऊंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, बिल्कुल अच्छे से जैसा है वैसा बताऊंगा। सो आप लोग भी समझे, मजा आएगी। तो क्या होता है, वही झटिया जाता है। जब झटिया जाता है तो भाई क्या होता है कि संतोष पीछे जाके लाइन में लग जाता है। लाइन में धीरे 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 लगते लगते जब नंबर आता है
टोकन लेता है, क्योंकि टिकट भी चलता है, यानी एक कार्ड एटीएम जैसा होता है प्लेटफॉर्म मेट्रो में। लेकिन नए लोगों के पास भाई कहाँ से होगा, जब बनवाएंगे तब ना होगा, तो उसको टोकन लेना पड़ता है। लेकिन जब वहां पहुंचता है टीटी के पास तो 500 की नोट देता है, तो कहता है नहीं भाई 500 का तो नहीं चलेगा, आप छुट्टा लाइए। जब छुट्टा लेने के लिए फिर उसे पीछे भेज दिया जाता है, धीरे धीरे करके किसी प्रकार इधर उधर दौड़ दौड़ के संतोष छुट्टा लाता है और टिकट लेता है। वहां से मेट्रो में बैठ जाता है। मेट्रो में एक अलग जिंदगी होती है, फुल एसी भाई, फुल मजेदार। संतोष सोचता है वाह, वो तो अपने सपनों में ही खोया रहता है कि यार दिल्ली तो आ गए। धीरे धीरे करके वो उतरता है कहाँ पे, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय से एक ऑटो करता है और वहां से निकल जाता है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर के बन्ना चौराहे पर जैसे पहुंचता है, वहां पर बड़ी बड़ी होल्डिंग यानी क्या होता है, कोचिंग की होल्डिंग्स, यानी जो पोस्टर आप देखते हैं कहीं चौराहे पे कहीं जाते हैं तो कोई नेता व अधिकारी या कोचिंग या स्कूल्स के पोस्टर बड़े बड़े लगे होते हैं। तो दिल्ली में बहुत सारी कोचिंगें हैं, तो कोचिंग्स के होल्डिंग यानी बड़े बड़े जैसे ये पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वहीं पर खड़ा होता है और अपने सपनों की दुनिया को, सपने को एज्यूम कर रहा होता है, यानी महसूस कर रहा होता है। वो जिंदगी एक आईपीएस की जी रहा होता है अपने सपने में। बड़ा खुश होता है। कुछ देर बाद अपना फोन निकालता है और फोन लगाता है। हेलो हेलो, हाँ राय साहब। राय साहब को फोन लगाता है, कहता है राय साहब हम पहुंच चुके हैं बन्ना। और राय साहब बिल्कुल चकपका के उठते हैं, भाई हाँ संतोष जी बताइए बताइए बताइए, आ गए क्या, बस 10 मिनट रुकिए हम पहुंच जाते हैं। संतोष वहीं पर खड़े अपनी जिंदगी को, अपने सपने को महसूस कर रहा होता है। भाई बड़े दिनों बाद वहां जाने को मिलता है, बड़ा अलग माहौल होता है। मान लो आप जो सोच रहे हो मैं यहाँ जाऊंगा ताजमहल देखूंगा एक दिन सामने आ जाए, तो बड़ा अलग सा महसूस होता है। वैसे ही जैसे मान लो 10,000 का 50,000 का फोन हो, आप सोचे मिल जाए, लेकिन उसके लेने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे आ जाए तो आप खुश हो जाए, वैसे ही संतोष हो जाता है। तो जो राय साहब रहते हैं, इनका पूरा नाम कृपा शंकर राय होता है। ये संतोष को एक शादी में मिलते हैं और कहते हैं कि संतोष भाई अगर आपको कभी कोई दिक्कत हो या आईपीएस तैयारी या आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली आना हो तो जरूर आइएगा, कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। सो आज सेवा का मौका देते हैं संतोष जी। जब निकल जाते हैं दिल्ली के लिए तो राय साहब फटाक से 10 मिनट के अंदर आ जाते हैं। 10 मिनट के अंदर आते हैं, दोनों में आओ भगत होती है, यानी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, बढ़िया नमस्कार होता है। तो कहते हैं चलिए रूम। अब दोनों वहां से रूम के लिए निकल जाते हैं मुखर्जी नगर। तो क्या होता है कि राय साहब थोड़े से एजेड होते हैं, अंकल ज्यादा लगते हैं, स्टूडेंट कम, क्योंकि 30-32 साल उम्र हो जाती है, कद थोड़ा छोटा होता है, बाल हल्के से झड़ जाते हैं और एकदम सिंपल कपड़े, यानी जैसे हमारे पापा लोग पहनते हैं कपड़े, वैसे कपड़े पहन लेते हैं और निकल जाते हैं, टाई बेल्ट वगैरह फुल वेल एजुकेटेड बन के जाते हैं। कहीं भी जाना होता है तो संतोष का थोड़ा भी सामान नहीं उठवाते, संतोष अकेले अपना सामान उठाता है। भाई थक जाता है, इतना भारी सामान पहले से लाद के जल्दी जल्दी चलता है, मतलब एकदम सांस फूलने लग जाती है। तीसरे खंड पर पहुंचता है, यानी रूम के बाहर जैसे ही रूम राय साहब खोलते हैं, अब आएगी असली मजा। जब रूम खोलते हैं तो रूम से एक अजीब सी स्मेल आती है। भाई संतोष तुरंत नाक पर हाथ लगाता है कि यार हुआ क्या। लेकिन राय साहब कहते हैं आइए सर, यही हमारी कुटिया है, ये वो, मतलब तमाम तरीके की बाबा ही लूटते हैं कि हमारी कुटिया है ये वो। संतोष घुसता तो है अंदर, लेकिन अजीब सी महक आती है। दोनों में थोड़ी बातचीत होती है। फिर राय साहब कहते हैं संतोष भाई आप थोड़ी देर बैठिए, हम चाय ले बना दें, शक्कर लेकर आते हैं। तो संतोष बैठा रहता है, भाई पूरे कमरे का मुआयना करता है, देखता रहता है। थोड़ी सी जगह कहीं एनसीईआरटी फैली, कहीं द हिंदू अखबार फैला हुआ है, कहीं कुछ फैला हुआ है, मतलब सारी चीजें तहस नहस, यानी तहस नहस का मतलब अव्यवस्थित, सब इधर उधर रखी होती है। संतोष देखता है, अपना बैग रखता है, शांति से बैठता है। वो उस गंध को महसूस कर रहा था जो उनके रूम पे आती है। यार अक्सर ऐसा होता है कि जो दिल्ली व इलाहाबाद में रहते हैं रूमों की लड़के कुछ सफाई नहीं करते, वो कहते हैं हमको इससे क्या मतलब सफाई से, हम पढ़ने आए कि सफाई करने आए, मतलब तमाम तरीके को उदाहरण दे देते हैं। लेकिन कुछ होता है कि सब रूम पर जब बहुत दिन से झाड़ू न लगाओ या कुछ न लगाओ, नमी होती है तो महकने। तो संतोष उस जो गंध थी उसको एज्यूम कर रहा था, यार ये है क्या आखिर। वो देख सोचता है कि यार शायद जैसा बारिश के दिनों में सब्जी मंडी में बदबू आती उससे भी भयंकर थी। दम तो घुट रहा था लेकिन बैठा था, क्योंकि नया था, संतोष कुछ बोल नहीं सकता था। तब तक राय साहब चाय बनाकर तैयार कर देते हैं, दोनों चाय पीते हैं, बातचीत होती है। अब राय साहब तो अपना ज्ञान दिखाने लग जाते हैं। भाई अपने ज्ञान से तुरंत जो संतोष रहता है इसको दिखा देते हैं कि मैं एक आईपीएस हूं, ये वो नवान तरीके अपना ज्ञान झेलते रहते हैं इधर उधरी का।
मतलब अच्छा ज्ञान होता है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ज़्यादा ही ज्ञान, मान लो जैसे मैं जाऊँ यार या आप जाएँ तैयारी करने के लिए और हम लोग थोड़ा सा अनजान हो इस पढ़ाई से या इस ज़िंदगी से आईपीएस की, या वहाँ तैयारी करने से, और कोई हमें लंबी 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 सुना रहा हो तो थोड़ा अलग लगता है, लेकिन लगता है यार नहीं तैयारी कर रहे हैं। संतोष के मन में आता है सच में लोग यार यहाँ तपस्या कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद जल्दी जल्दी सब दोनों खाना पीना खाने के लिए क्या होता है कि संतोष कहता है थोड़ा सा खाना खा लिया जाए ये वो। तो क्या होता है इसी बीच उन संतोष की घंटी बजती है फ़ोन की। जब घंटी बजती है तो उसमें गाना बजता है, पटना से पाजे बले यहाँ बलमा जी चुनरिया छीटा वाली, ऐसा मतलब बिहारी गाना बजता है। तो राय साहब कुछ नहीं बोलते, शांति से संतोष की तरफ ऐसे थोड़ा सा गुस्से से यानी एटीट्यूड से देखते हैं या अजीब तरीके से इंगर होकर देखते हैं, गुस्सा होकर देखते हैं। तो क्या होता है संतोष पापा से प्रणाम करता है, जी पापा जी पहुंच गए राय साहब के यहाँ, बैठे हुए हैं, राय साहब से हम बात कर रहे हैं। तो पापा कहते हैं ठीक ठीक बेटा आराम से रहो, बातचीत करो, अब तैयारी में लग जाओ। पापा से प्रणाम करता है और जो राय साहब रहते हैं अब ज्ञान अपना शुरू कर देते। यार संतोष तुम यार कल की आईपीएस हो यार, ऐसी ट्यूनिंग बजाते हो यार पटना से पाजे, मतलब आईपीएस वाला कोई तुम्हारे अंदर गुण ही नहीं है यार। हमारा देख लो साला ट्यूनिंग लगा हुआ है, कल हो ना हो, यानी शाहरुख खान की मूवी का एक गाना है कल हो ना हो। इसका मतलब है यार हम कल को आईपीएस बने ना बने, लेकिन हमारे अंदर एक क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए, यानी हमारे खाने से पीने से ओढ़ने से पहनने से सारी चीजों में लगना चाहिए कि मैं आईपीएस की तैयारी करने वाले लड़के हैं। तो संतोष को बड़ा अफसोस होता है, या लगता है मैं गलती कर रहा हूँ क्या यार, एक आईपीएस की तैयारी करने आया हूँ और मैं ऐसे गाने बजाता हूँ। थोड़ा सा भाई झिझक जाता है, तुरंत अपना फोन साइलेंट में लगा देता है। और जो राय साहब रहते हैं अपनी ट्यूनिंग को गुड मैसेज देते हैं, जबकि उनका भी फिल्मी रहता है, उस पर गुड मैसेज दे देंगे। जब गुड मैसेज दे देते हैं तो संतोष थोड़ा समझ जाता है कि यार ये अब खाने की बारी आती है। तो राय साहब कहते हैं यार तुम भूख भूख कर रहे हो, यहाँ कितने लोग हमारे इतिहास में भूखे रह गए, भूखे लड़ गए, भूखे तैयारी किए, कितने आज हमारे गरीब हैं, देश की गरीबी, ये राज्य विदेश सब जानकारी उसके अंदर उड़ेल दिए। बोले कि जो तुम भूख के लिए रो रहे हो, आज भूख के लिए रोगे तो आईपीएस की तैयारी कैसे करोगे, ये वो तमाम तरीके के ज्ञान जिला दिए। तो संतोष कहता है यार सही बात, उसे अफसोस हो गया यार अपनी भूख पर कि यार मैं बेकार में भूख रो रहा हूँ, लेकिन एक अगर भूख के लिए रोऊंगा तो मैं आईपीएस कैसे। उस दिन संतोष भूखा सो जाता है, अपनी भूख को भूल जाता है, लेकिन उसे बाद में एहसास तो हो जाता है कि राय साहब ने आज अपने 50-60 रुपए बचा लिए, जो सीनियर होने के नाते उन्हें हमारे साथ हमारे खाना खिलाना चाहिए था। इतनी सब बात होती है, दोनों सो जाते हैं और संतोष तो थका हुआ होता है, वो भी सो जाता है। राय साहब कहते हैं आज सो जाइए, सुबह हम आपको अपने दोस्तों से मिलाएंगे और आपका अपना रूम खुजवा देंगे। तो राय साहब सुबह उठते हैं, द हिंदू फटाफट पढ़ते हैं, काफी एनसीईआरटी होती है, दोनों सुबह उठ जाते हैं और राय साहब बढ़िया कहते हैं संतोष से यार ये लो थोड़ी पत्रिका एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लो, वहां हमारे दोस्तों के सामने बात करने में काम आएंगी। तो संतोष भी कहता है सही बात है। तो दोनों चाय पीने निकल जाते हैं। चाय पीने जाते हैं तो पूरा माहौल जो रहता है निकल जाता है। राय साहब वहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे इनको मिलता है, एक नाम होता है राजनीतिक धार्मिक सब बातें करते हैं, भूख खत्म हो जाती है भाई। चाय पीने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर इनको मिलता है, उसका क्या नाम होता है देखो यार नाम नहीं याद आ रहा है, गुरु एक नेता टाइप का लड़का होता है, वो मिलता है, उससे बातचीत होती है, सब बातें होती हैं। तो गुरु से बातचीत करते हैं राय साहब, दोनों में बातचीत होती, कहते हैं अच्छा चाहिए संतोष इनको रूम चाहिए। राय साहब इनका परिचय यानी संतोष का परिचय गुरु भाई से कराते हैं। सॉरी यार, सॉरी रुस्तम भाई से परिचय कराते हैं राय साहब। जो रुस्तम भाई से परिचय कराते हैं तो नेता आदमी होता है, यानी बकई, यानी इस बुक्स में थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, सो मैं बता रहा हूँ थोड़ा से, मतलब बातचीत ज्यादा बड़ी बड़ी फेंकने वाला होता है, यानी बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, उससे बातचीत करते हैं। वो कहता है हाँ भाई, किसी को फोन लगाता है फट से, हाँ भाई रूम मिल जाएगा ये वो, मतलब इधर उधर से बात करा देता है। लेकिन जब ऐसे करके दोनों आ जाते हैं कि भाई रूम अब तो मिल ही जाएगा, संतोष भी निश्चिंत हो जाता है कि अब तो रूम मिल ही जाएगा, उनसे बोल दिए हैं हम रुस्तम भैया ऐसे। लेकिन जब दूसरे दिन फोन लगाते हैं तो रुस्तम का फोन स्विच ऑफ, कहता है यार अच्छा गुल्ली हमको दे दिए यार, अब मिलेंगे है नहीं और रूम कहीं मिलना नहीं है। तो राय साहब बढ़िया अब जाते हैं मनोहर भाई के पास। मनोहर भाई यहीं रहा करते हैं
इसका क्या नाम होता है जहाँ रहते हैं, इसका नाम होता है वजीराबाद। वजीराबाद में रूम ढूंढने के लिए तो जो मनोहर भाई रहते हैं थोड़ा स्टाइलिश होते हैं, मस्त फंकी संकी, यानी बिल्कुल बाल चेस्ट की बाल सब साफ उस समय कर रहे होते हैं, क्योंकि लड़के जो स्टूडेंट होते हैं सीने में बाल दिखते हैं अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, यानी भद्दा, तो साफ किया करते हैं। उतने में सर राय साहब होते हैं, फट से दरवाजा खोले, घुस गए अंदर। तो संतोष जो मनोहर होता है थोड़ा झटिया आ जाता है, कहता है बकचोदी कर दी यार तुम, मतलब ऐसा कहता है। तो घुस जाते हैं, अरे आइए आइए महाराज, बड़े दिन बाद कहाँ थे, दर्शन दे दो यार। तो दर्शन दिए। मनोहर धीरे से कहता है, तो मनोहर का जो होता है परिचय, मनोहर से परिचय राय साहब संतोष का कराते हैं, संतोष का परिचय मनोहर से राय साहब करा देते हैं। दोनों में बातचीत होती है, अच्छा से नए स्टूडेंट हैं तो बातचीत होती है। राय साहब भी जल्दी जल्दी संतोष को इसलिए रूम ढूंढाना चाहते थे क्योंकि उनके लैपटॉप में कुछ सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी जिनको देखने के लिए वो बेताब थे। इसलिए क्या होता है कि बेताब होते हैं, तो राय साहब भैया जल्दी जल्दी रूम ढूंढते हैं। मनोहर बातचीत करता है, कहता है हाँ यार रूम तो मिल जाएगा। दोनों अब साफ सफाई करके चाय वाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब पीते हैं और थोड़ा सा कहते हैं सुट्टा उट्टा कुछ चलेगा मनोहर यानी पूछते हैं राय साहब से। तो राय साहब क्या होते हैं थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, क्योंकि जूनियर रहता है, इतना ज्ञान पहले से दे आए थे उसको, इतना सभ्य बना आए थे कि खुद के ऊपर शर्म आती है कि यार ऐसा करूंगा तो ये क्या कहेगा। मनोहर कहता है का हो राय, थोड़ा सा शर्मा रहे हो का। जूनियर देख के अरे यार आओ, ये भी हम लोगों के साथ तैयारी करने आए हैं संतोष जी, ये भी हम लोगों की तरह धीरे धीरे करके ढल जाएंगे हम लोगों के साथ। सो राय साहब कहते हैं नहीं चलिए पहले रूम ढूंढ लेते हैं। अब दोनों रूम ढूंढने के लिए एक डीलर के पास जाते हैं। वहाँ पे एक डीलर होता है, ब्रोकर होता है जो रूम दिलाता है। तो दोनों उसके पास जाते हैं, तो उससे कहते हैं कि सर हमें रूम चाहिए। तो कहता है ठीक है मिल जाएगा, बजट बताइए आप अपना। तो संतोष कहता है कि वही 5-6 हज़ार है। तो कहीं यहीं ले लीजिए, बाथरूम नहीं होगा, बाथरूम यानी 10 लोग यूज करेंगे और किचन एक होगा जिसमें 3-4 लोग खाना बनाएंगे, ऐसा एक रूम बता देता है। संतोष कहता है ना भैया ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार, आप इतना महंगा बता रहे हैं ऊपर से। तो वो जो रहता है यानी डीलर, वो कहता है 8-10 हज़ार रुपये का लो, 11 हज़ार का, बढ़िया लड़की लाओ, कुछ भी करो, कोई देखने वाला नहीं है। तो संतोष रहता भाई खिसिया जाता है, तेरे बहस हो जाती है, यार पागल है क्या आप, हम पढ़ाई करने आए हैं साले, इधर ये सब करने आए, काफी बहस होती है। दोनों वहां से झल्ल होकर निकल जाते हैं, गुस्सा होकर तल्ख होकर के वहां से निकल जाते हैं और धीरे करके पहुंचते हैं गुरु भाई के रूम में। गुरु भाई होते हैं आईपीएस की तैयारी करने, वो भी दिल्ली में लगे रहते हैं, आईएएस की तैयारी आईपीएस की तैयारी सब करने के लिए जाते हैं। जो आईएएस दोस्त के सब आईपीएस वैसे ही दोस्त होते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं। तो जब उनके रूम में जाते हैं तो वहाँ भगत होती है, का हो रहा है, थोड़ा सा मतलब गरिया देते हैं कि आओ बे रहा है, बड़े दिन बाद दर्शन दिए मनोहर भाई, सब उनका मिलवाते हैं कि गुरु भाई ये हमारे संतोष जी इनको रूम चाहिए। तो जो गुरु होता है वो कहता है हाँ यार अभी ऊपर ही बिल्डिंग में तो परसों खाली होता है, देख लो रूम, अगर सही लगे तो ले लेना, यहीं रह जाना। संतोष बढ़िया जल्दी खुश हो जाता है कि यार बढ़िया गुरु भाई है, यहीं पे रूम मिल जाएगा। मान लो नए हो तो ये होता है भाई कोई सपोर्ट हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो भी रूम ले लेता है ऊपर का, उसको रूम पसंद आ जाता है, सब चीज सफाई करवा देते हैं। और उसी दिन क्या होता है सारा सामान जितना एक स्टूडेंट के लिए जिंदगी में जरूरी होता है वो सब उनके रूम पर रखा दिया जाता है। इसके बाद गुरु जी जो रहते हैं गुरु भाई, वो क्या करते हैं कि कहते हैं भाई पार्टी सार्टी होगी कुछ, यानी रूम दिला दिया जाता है, सारे लोग जान जाए मिल लें, इसलिए पार्टी रखी जाती है। ये एक परंपरा बना ली गई है कि अगर कोई नया रूम लेगा तो उसे पार्टी देना अनिवार्य हो जाएगा। सो संतोष को भी पार्टी देनी पड़ती है। जब संतोष को पार्टी देनी पड़ती है तो क्या होता है कि अब राय साहब तवा, होल्डिंग जितना होता है सब लेने जाते हैं। फोल्डिंग यानी खटिया जो ऐसे मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, वो वाली लें, उस पर चढ़ के देखते हैं 11 से 12 से करके, मतलब दाम सौदा सब करके, यानी नाप तोल यानी बजट बना करके उस चीज को खरीदते हैं। तवा में चढ़ के देखते हैं पटक के। संतोष तो सोचता है कि यार हमको 1 साल में तैयारी करके निकल जाता है, लेकिन राय साहब इसलिए इतना पटक के देख रहे थे क्योंकि उनको पता था और वो खुद 6 साल से तैयारी कर रहे थे, 7 साल से 5 साल से ऐसे कुछ है। तो वो सोच रहे थे कि यार नहीं टाइम तो लगेगा, इसलिए वो हर चीज को ऐसा चेक परख कर लेना चाहते थे कि कम से कम वो 20 साल चले, लाइफ टाइम गारंटी हो जाए, ऐसा मतलब पटक के दे। अब दोनों बातचीत करने निक जाते हैं, थोड़ा सा सामान होता है। अब संतोष अपने ही रूम में रुक जाता है, दोनों पार्टी की तैयारी की बात हो जाती है। दोनों कहते हैं ठीक है कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। राय साहब से संतोष कहता है थोड़ी सी हमको बुक्स भी खरीदनी है। तो राय साहब भाई आप अपने रूम पर जाते हैं और लैपटॉप पे सीडी देखते हैं, तो रात भर तो सोए नहीं होते, तो क्या करते हैं जब निकल जाते हैं संतोष सो जाता है, थका हारा सो जाता है, अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है। और जब सो जाता है खो जाता है तो क्या होता है कि राय साहब का फोन बजता है। राय साहब फोन करते हैं कि का हो संतोष जी,
बुक्स उस लेना है कुछ की सोते रहिएगा बस। तो नहीं 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 लेना है हमको सर, हम आ रहे हैं अभी। दौड़ के दोनों तैयार होते हैं, चाय की दुकान पर जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। अब किताब की दुकान पे जब पहुंचते हैं तो राय साहब एक बहुत बड़ा खर्रा निकालते हैं पीछे वाली जेब से, बढ़िया इतना बड़ा खर्रा, और उसमें 6 से लेकर के इंटर तक की NCERT और न जाने जितनी पत्रिकाएं थी सारी सब निकलवा देते हैं। और जब उनका खर्रा बंद होता है तो कम से कम 3000 लगभग रुपए हो जाते हैं, 2900 कुछ ऐसे रुपए बन जाते हैं। इतना बड़ा खर्रा देखकर संतोष थोड़ा सा सोचता है कि अगर मनोहर भाई होते तो थोड़ा सा बिल कम हो जाता या बुक्स कम हो जाती। पूरी पेटी ऐसे तैयार करवा देते हैं। और किताब लेने के बाद अब मनोहर जी को फोन किया जाता है, मनोहर भाई को फोन करते हैं। जब मनोहर भाई को फोन करते हैं तो मनोहर भाई आते हैं और तीनों चाय पीते हैं। अब पार्टी की सामान मुर्गा बिरयानी, मुर्गा, पनीर, तेल, मसाला, बियर सब बढ़िया ले लेते हैं, तैयारी करवाते हैं। सब दिलवा के संतोष को रूम पे भेज देते हैं और सब अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। ये होता है कि कल शाम को 5 बजे पार्टी की जाएगी। सब सामान लेने के बाद संतोष अपने रूम पर पहुंच जाता है। संतोष उन बियर की बोतलों को और चिकन को जब अपनी गोद पर लिए रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी मटन यानी मुर्दे आदमी कटे हुए मांस को अपने ऊपर रखे। उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने मांस को कभी हाथ नहीं लिया, अंडा तक नहीं खाता। आज वो चिकन हाथ पे लिए और बियर की बोतलों को तो इतना संभाल कर रखा हुआ था जैसे वो डायमंड हो, हीरा हो, ऐसे संभाल कर रखा था बिल्कुल से, एकदम अच्छे से लेकर आता है बड़ी सावधानी से। न जाने कैसे कैसे ख्याल आते हैं। वो आज तक सुनता था सबसे कि IPS ऐसे तैयारी करते हैं, IAS ऐसे होते हैं, PCS ऐसी तैयारी करते हैं, लेकिन आज उसे असली में पता चला था कि IPS भी आराम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं। वो भी मस्ती करते हैं, वो भी पार्टी करते हैं, वो भी बियर पीते हैं, वो भी मुर्गा खाते हैं, पनीर खाते हैं, अंडा खाते हैं, सादा भोजन उच्च विचार का जीवन नहीं रखते। हाँ, विचार उच्च रखते हैं, सादा भोजन नहीं रखते। इतना सोचते सोचते अपने रूम के बाहर पहुंचता है, सारा सामान उठाए सीढ़ियों से चढ़ता होता है तो गुरु भाई का रूम नीचे होता है। तो देखते ही बोलते हैं, कहा हो संतोष जी, कहाँ बड़ा पार्टी सार्टी का सामान? हाँ जी आप। तो सर जो संतोष रहता है बोलता है, हाँ आप ही लोगों के पार्टी के सामान वही व्यवस्था कर रहे हैं। तो गुरु तुरंत उठवाता है सामान लेकर के संतोष के रूम पर पहुंच जाते हैं। तो कहता है एक बियर की बोतल फटाक से गुरु निकाल के ढक्कन खोल खटखटा पी लेता है। तो क्योंकि वो कहता है कि बिना पिए भाई ज्ञान तो आएगा नहीं, ज्ञान देता है। कहता है लो यार संतोष तुम्हें। संतोष कहता है ना जी, कान पकड़ता है ऐसे, ना जी हमने कभी आज तक हाथ नहीं लगाया, ना ही हम चिकन मुर्गा कुछ नहीं खाते हैं, हमें नहीं पसंद है। तो संतोष थोड़ा गुरु थोड़ा झल हो जाता है कि यार मनोहर और रहवा को सारे को समझ में नहीं आता है कि जब बच्चा या बंदा जब ये नहीं पीता तो उसको क्यों दिए। संतोष राय साहब तुरंत गुरु भाई थोड़ा झल्ला आ जाते हैं, यानी गुस्सा आ जाते हैं, खिसिया आ जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं। तो अब वो सारा बियर का सामान उठवा के अपने रूम पे रख लेते हैं। और जब बियर का सामान अपने रूम पे उठवा के रख लेते हैं और चिकन का सामान जितना बनना होता है एक दोस्त के रूम पे व्यवस्था करवा देते हैं। अब सब लोग शाम की मीटिंग के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। बलिदान और हृदय जो संतोष का रहता है कितना सब बनवाया चिकन विकन, उसकी तैयारी के लिए लग जाते हैं। अब हम आगे की पार्टी को आगे के भाग में देखेंगे। Thanks.